वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द मैराथन क्लास ऑफ साइंस। तो आज हम जनरल साइंस पे एक मैराथन क्लास ला रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आपको बता दें, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अगर आप चाहते हो, ऐसे फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर एंड नायब तहसीलदार, इन सब के नोट्स आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएंगे। व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए स्टार्ट करते हैं। साइंस की हमने बहुत सारी क्लासेस डाली हैं, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट अभी तक साइंस की सभी क्लासेस नहीं देखी हैं। तो हम चाह रहे थे कि जितने भी हमने जो मटेरियल कलेक्ट किया है साइंस की, जो हमने क्विक रिवीजन सेशन वगैरह चलाए थे, उन सबको आज हम एक ही क्लास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। जिन्होंने अभी तक हमारी साइंस की कोई भी लेक्चर नहीं देखा उनके लिए नया रहेगा, ध्यान से देखो। और जिन्होंने देखा है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी रिविजन जो है आज होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स दिया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर और मेजरिंग यूनिट्स, जैसे कि पावर वाट, करंट वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, रेजिस्टेंस एम्पेयर। तो कौन सा पेयर करेक्ट है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा पेयर जो है या इनमें से वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए एंड सी। आपको पता है ए एंड सी पेयर जो है वो करेक्ट है। इसका आंसर बी रहेगा। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऐसे यूनिट्स लिखी हैं जो कि आपको याद रखनी है। फोर्स की एंड वेट की बात करें, न्यूटन ऐसा यूनिट है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, पावर या फिर रेडिएंट फ्लक्स की वाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट, इंडक्टेंस की हेनरी, कैपेसिटेंस की फराड। ये याद रखने हैं कुछ ऐसे यूनिट्स एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं जो JKSSB के द्वारा। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, रेसिस्टेंस की ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, एनर्जी वर्क हीट की जूल, रेडियो एक्टिविटी की बैंक्रिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हमने ऐसे यूनिट रखी है यहाँ पर जो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। क्वेश्चन JKSSB के द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन। ग्रास, वीट, मैंगो, ग्रास, गोट, ह्यूमन, गोट, काउ, एलिफेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस बन रही है वो ऑप्शन बी में है, ग्रास, गोट, ह्यूमन। तो फूड चैन की यहाँ पर अगर हम बात करें, दो तरह के होते हैं, ग्रेजिंग एंड डेट्रस। फूड चैन क्या होता है? इट इज ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू ईटिंग प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड। यानी एक चैन बनती है ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और उसको कोई और खा जाता है, एक चैन बन जाती है। इसको फूड चैन कहते हैं। जैसे ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, उसको फ्रॉग खाएगा, उसको स्नेक एंड देन हॉग। तो ये एक 5 लेवल की ट्रॉफिक लेवल की फूड चैन बन जाती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो फूड चैन दो तरह की है, जैसे कि आपके सामने है, ग्रेजिंग फूड चैन एंड डिट्रिटस फूड चैन। ग्रेजिंग वो होती है जो ग्रासेस या लिविंग प्लांट से स्टार्ट होती है फूड चैन, जैसे कि ग्रास, रैबिट और लाइन, या फिर जो ऊपर एग्जांपल दिया है ग्रास, ग्रास ऊपर फ्रॉग, स्नेक, हॉक, ये भी ग्रेजिंग फूड चैन की एग्जांपल है। डेट्रिटस फूड चैन वो होती है जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है फूड चैन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि डेट्रीवोर्स, डिकम्पोजर्स हैं एंड प्रीडेटर्स हैं जो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स पे। तो इसकी एग्जांपल में आता है डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेड एंड डिके मटेरियल हो गया, कोई भी सड़ी गली जो प्लांट या एनिमल के प्रोडक्ट्स हो गए डेड जो होते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएगा, देन स्मॉल फिश एंड देन बिग फिशेस। तो ये एक चैन बनेगी जिसको डेट्रिटस फूड चैन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ इस तरह से पूछा गया था, विच इज़ ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद द एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड बाय बर्निंग। तो यहाँ पर नॉन मेटल का आपने बताना है जो रिएक्ट करता है विद एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड बाय बर्निंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा वाइट फास्फोरस। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइट फास्फोरस आपने याद रखना है, वाइट फास्फोरस। थोड़ा सी मैं मेटल्स और नॉन मेटल पे आपको बताऊँगा, हालाँकि मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ आपको, लेकिन जब तक बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं ना चीज़ें याद नहीं रहती, याद रहें भी कैसे? आप वीडियो भी देखते हो, ध्यान से नहीं देखते, कंसंट्रेशन से नहीं देखते, वीडियो को रोक के चीज़ों को पढ़ो, साथ साथ में याद करो तो चीज़ें याद रहेंगी, बाद में रिवाइज करो तो याद रहेगा। ऐसा थोड़ा होता है। जो मैं पढ़ाता हूँ ये टेलीग्राम में डालता भी हूँ PDF, तो वहाँ पर जाओ, एक बार यहाँ से पढ़ो, एक बार वहाँ से PDF जो शाम को या नेक्स्ट डे में आएगी उसको रीड आउट करो तो जाके चीज़ें याद रहेंगी। ऐसे थोड़ा याद रहेंगी। अभी मैं बोल दूँगा मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी और गैलियम, याद नहीं रहेगा, लेकिन एक दो बार आप इसको पढ़ोगे फिर याद रहेगा। नॉन मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन।
हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ अगर हम कहें तो डायमंड। अगर इन द बॉडी अगर कहें, इंसान की बॉडी के अंदर जो होता है वो इनिमल होता है, टीथ का जो इनिमल होता है वो। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कहें या हीट, दैट इज सिल्वर। पूरेस्ट कंडक्टर कहें तो लीड। एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पाया जाता है, अर्थ की अपर लेयर होती है ना क्रस्ट, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है मेटल में। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन अलाय से भी पूछे जाते हैं। ब्रास इज अलाय है विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रास किसका अलाय है? ब्रास अलाय है कापर और जिंक का। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर नहीं देना आपने, यहाँ मेरा मकसद एक्सप्लेनेशन पे है, तो आपका मेजर फोकस एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन हमने इसलिए रखे साथ में ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्वेश्चन इनमें से किस तरह के पूछे गए हैं एग्जाम में, जीके ने पूछे हैं और फर्दर भी इसी तरह के ही पूछे जाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और स्पेशली सम इम्पॉर्टेंट अलॉयज़ की बात करें, ब्रोंज कॉपर और टिन से मिलके बनता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर, हालांकि नाम से जर्मन सिल्वर है लेकिन इसकी कंपोजिशन में सिल्वर नहीं है, कॉपर जिंक और निकल से बनता है ये जर्मन सिल्वर। गन मेटल कॉपर टिन जिंक और बनता है। पीबी का पता नहीं क्या है इसका, मैं भूल गया अभी। लेड और टिन लेड और सॉरी पीबी का लेड है ये नीचे इसलिए लिखा था मैंने। एंड टिन से मिलके बनता है क्या? सोल्डर। और बेल मेटल जो है बेल मेटल बनता है कॉपर और टिन से मिलके बनता है बेल मेटल, कॉपर और टिन से। स्टेनलेस स्टील जो है कॉपर क्रोमियम निकल और कार्बन से मिलके बनता है स्टेनलेस स्टील। तो ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है। अलॉय की कंपोजिशन में जस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कंपलसरी आपको पढ़नी है, वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की। बिल्कुल भी इररेलेवेंट आउट ऑफ सिलेबस फालतू की चीज़ें हम यहाँ पर कोई भी नहीं डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो क्वेश्चन पे मैन मकसद नहीं है हमारा बताना, जस्ट एक आइडिया के लिए है क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्लुएंजा, कैंसर, कोलरा, मीजल्स, इनमें कैंसर जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने आपको एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर दिया था, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलती हैं, जैसे इंसेक्ट, वायरस, बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे फैलती हैं। दे आर कंटेजिनियस होती हैं और ट्रांसमिट हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ह्यूमंस के अंदर देखें तो वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोनल और फंगल 4 तरह की मेजर डिजीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सबसे ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए पहले हम बैक्टीरियल की बात कर लेते हैं। और ट्रिक आपको मैंने 12 बताई है, ट्रिपल पी सी एल, टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, प्लेग, परचुएसिस, कॉलरा, लेप्रोसी, ये आपको बैक्टीरियल डिजीज़ की ट्रिक बताई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। इसके साथ साथ वीडियो पॉज करके पैथोजेंस जिससे ये काज होती है ये भी आप रीड आउट ज़रूर करें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पैथोजन पे पूछा जाता है तो आप इजीली जो है इसको बता पाओगे आंसर। और जहाँ तक हम बात करें वायरल डिजीज़ की, वायरल डिजीज़ में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, और इसके साथ साथ जो अदर इंपॉर्टेंस है जैसे इन्फ्लुएंजा, मम्स, इन्फ्लुएंजाइटिस, प्रोनाउंसिएशन पे मैं माजरत खाऊँ स्टार्टिंग से ही, आपको पता है हमारी टंग प्रॉब्लम है। एड्स, डेंगू फीवर, रेबीज़, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हेपेटाइटिस। तो ये वायरल डिजीज़ हैं जिनके पैथोजेंस भी आप रीड आउट करें तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन पे कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। बहुत बार विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मैं बी की सीरीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ए, B1, C, D, K, E बता रहा हूँ डायरेक्ट। ए जिसका नाम रेटिनोल है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसकी कमी से बीमारी होती है। विटामिन B1 थायमिन इसका नाम है, बेरी इसकी कमी से बीमारी होती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, स्कर्वी इसकी कमी से बीमारी होती है। विटामिन डी कैल्सीफ्लोल इसका नाम है, रिकर्ड्स और ऑस्टोमलेशिया इसकी कमी से होती है। विटामिन के फाइलोक्विनिन इसका नाम है, विटामिन के फाइलोक्विनिन इसका नाम है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर पाता जब जिसमें विटामिन के की कमी होती है। विटामिन ई टोकोफेरोल इसका नाम है, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी इससे हो सकती है, इसकी कमी से हो सकती है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरह से पूछा गया था अभी रिसेंटली एग्जाम में, सोडियम, कार्बन, सल्फर, कोबाल्ट के आपको जो शॉर्ट फॉर्म फार्मूला बताना है। सोडियम ठीक है, कार्बन ये रहेगा, सल्फर
सोडियम का Na रहेगा, सल्फर S आ गया, कोबाल्ट का CO। तो ये सीक्वेंस बनेगी, इसमें आंसर आप ढूंढ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे वाले एलिमेंट जिनका जो फार्मूला है उनके नाम से नहीं है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आयरन Fe, सोडियम का Na, सिल्वर का Ag, टिन का Sn, एंटीमोनी का Sb, टंगस्टन का W, गोल्ड का Au। ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है। मरकरी Hg, लेड जो है Pb, पोटेशियम K। क्योंकि ये नाम से नहीं है इसलिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉपर का Cu, को पोटेशियम का K। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने चुन चुन के चीज़ें हम लाते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। फंजाई डिकम्पोजर है, इंसेक्ट, अर्थवर्म, हाइनास जो है ये डिकम्पोजर लिस्ट में नहीं आता है। अब हम अगर फूड चेन की बात करें या हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, खास करके बायोटिक कंपोनेंट, तो इसमें 3 फर्दर स्टेप होते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर होते हैं खाना बनाने वाले, कंज्यूमर होते हैं खाने वाले, और डिकम्पोजर होते हैं जो बच गया उसको ख़त्म करने वाले। तो ये इस तरह से एक चैन बनती रहती है। प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन एल्गी वगैरह इसमें आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आता है, और प्लांट्स मोस्टली। और कंज्यूमर में एनिमल्स आते हैं, कंज्यूमर होते खाने वाले, और खाने का स्टाइल अलग अलग भी होता है, आगे हम देखेंगे। लेकिन इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स 3 कैटेगरीज आती हैं। हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं, ग्रास ऊपर, रैबिट, कोट। कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश मीट खाते हैं, जैसे कि हॉग्स, टाइगर, लाइन। और ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों वेजिटेबल्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, कॉकरोच, फॉक्स एंड ह्यूमंस इसमें ओमनीवोर्स कैटेगरी में आते हैं। डिकम्पोजर जो ख़त्म हो जाती है, जो भी प्लांट्स एनिमल उसको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिके, डेड और सड़े गले हुई चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, वापस से फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। डिकम्पोजर का भी फूड चैन या इकोलॉजिकल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बैक्टीरिया, फंजाई और सम अदर इंसेक्ट इसकी एग्जांपल में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेक्ट द प्लांट दैट ऑब्टेन ऑल द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट। दूसरों से जो अपना लेते हैं खाना उसको डेफिनेटली हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफ बहुत तरह के होते हैं। जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है अपना खाना उसको हम पैरासिटिक कहते हैं। यहाँ ये लिखा ना होस्ट से लेता है, तो जिसमें पैरासिट और होस्ट का ये लिंक हो, जहाँ पैरासाइट होस्ट से खाना ले रहा हो, तो इस केस को हम पैरासिटिज्म कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको यहाँ मेंशन की है। देखो, खाना खाने वाले होते हैं हेटेरोट्रॉफ, जो खाते हैं खाना, खुद नहीं बना सकते। खाना खाने का 3 तरह का अंदाज होता है, अलग अलग अंदाज है। कोई मरी सड़ी गली चीज़ों को खाता है, सैप्रोफाइट्स। कोई दूसरे जिंदा चीज़ों पे जैसे कि लाइस हो गया, टेपवर्म हो गया, जो दूसरी जिंदा लिविंग्स के ऊपर जाकर उससे डाइजेस्टिव फूड उससे छीन लेता है, खा लेता है। जैसे कोई भी आप कुछ बर्ड्स भी होते हैं पैरासिटिक के केस में, जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर बैठ के उनसे जो चीज़ें खाते रहते हैं। ये मच्छर हो गया, मच्छर भी एक एग्जांपल है पैरासिटिक की। होलोजोइक जो फूड इंटायर फूड लेता है उसको खुद डाइजेस्ट करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या अमीबा या अदर एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखें। इन्वेंट किसने किया था इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, किसने इन्वेंट किया था? सबको पता होना चाहिए, थॉमस अल्फा एडिसन जो है इसने इन्वेंट किया था लाइट बल्ब को। लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं लाऊंगा, सिर्फ 10 जो है इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स और इन्वेंशंस बताऊंगा। एयर कंडीशनर जो AC है, विलियम कैरियर इसने इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रिसिटी के जो फाउंडर हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। वॉच, पीटर हेनलिन। रेडियो, गुग्लियेलो मार्कोनी। इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस एडिसन। बॉल पॉइंट पेन, जॉन लॉर्ड। टेलीस्कोप, जॉन्स लिपरस्काई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने चुन चुन के रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। 10 सिर्फ इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन, जॉन लॉक बेयर्ड। मोबाइल फोन, मार्टर कूपर। टाइपराइटर, क्रिस्टन शोल्स। देखो, आप बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बुक्स में अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा इन्वेंशंस होती हैं, तो हमारे जो बस से बाहर हो जाता है। इसलिए हमने 10 इंपॉर्टेंट दिए। एटलीस्ट ये तो कंपलसरी आपको 10 याद रखनी है इन्वेंशंस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। जो प्रेस होती है ना उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज यहाँ पर निक्रोम कहते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। और टंगस्टन जो होता है ना, ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, और बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर यूज होता है टंगस्टन। और निक्रोम जो है वो यूज कहाँ होता है? प्रेस के अंदर। जो आयरन होता है इलेक्ट्रिक आयरन, इसके अंदर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ओजोन डिप्लीटिंग, सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन में अगर किसी का रोल है ना वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ये आपने याद रखना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में। ओजोन के रिलेटेड क्या? ओजोन O3 जो एटमिक और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से मिलकर बनता है या फिर एटमिक ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है। डॉप्सन यूनिट जिससे ओजोन की थिकनेस को मेजर किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ बात करूँगा। डॉप्सन यूनिट, ठीक है, जिससे थिकनेस ओजोन की मेजर की जाती है। ओजोन होल जो है फर्मन ने डिस्कवर किया था अंटार्कटिका के ऊपर, और कहा था कि ओजोन की थिकनेस में काफ़ी कमी आ गई है, थिन हो गई है, पतली हो गई है ओजोन, जिसको ओजोन होल का नाम दिया था। और इसके कारण था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो इसको डिप्लीट करते हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन HCFCs आता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमान फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो है, हेलोन्स, ये सारे एलिमेंट्स जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में आते हैं। लेकिन सबसे मेजर है इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को डिप्लीट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रिलीज होता है स्प्रे एरोजोल्स, रेफ्रिजरेटर्स, ACs वगैरह से ये निकलता है खास करके। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ऐसी पॉपुलर लॉ है जो कि हर एक बंदे को आता है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ ही है न्यूटन का, सबको पता होगा थर्ड लॉ है न्यूटन का। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ आपको फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या कहता है। एवरीबॉडी मेंटेन इज इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड और स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं ना आती तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। ये फर्स्ट लॉ कहता है। इसको गैलीलियोज लॉ भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल में इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में आता है वाइल जंपिंग फ्रॉम अ स्लोली मूविंग ट्रेन, बस से आप अगर चलते चलते पे छलांग लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट रन आपको डिस्टेंस तक करना पड़ता है ताकि उसके मोशन में, क्योंकि आप चलते चलते एकदम से अगर छलांग लगाओगे ना मोशन में थे तो मोशन में सीधा पीछे जाकर गिरोगे। तो इसीलिए सेकंड लॉ यहाँ पर है जो कि रिलेट करता है किसके साथ? फोर्स के साथ। और थर्ड लॉ जो आपको अभी सुना चुका हूँ मैं। थर्ड लॉ की एग्जांपल में बुगीज ऑफ द ट्रेन प्रोवाइडेड विद बफर्स प्रोवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाती है इसमें। टू अवॉइड सेवर जर्क जो लगता है ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ द ट्रेन। रॉकेट्स जो मूव करते हैं अप ड्यू टू द रिएक्शंस ऑफ द रोड और इरेक्शन ऑफ जो गैस नीचे की तरफ निकलती है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये थर्ड लॉ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द फिनोमिना वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इज हेयर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। अच्छा ठीक है, आवाज़ें आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि साउंड 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 साउंड, ऐसे जो रिफ्लेक्शन आवाज़ आती है ना, ये इसको हम इको कहते हैं। ये इको होती है। और यहाँ पर स्पीड जो साउंड की है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड के अंदर, और इको जो है रिपीटेशन साउंड होती है रिफ्लेक्शन की वेव की, इसको इको कहते हैं। इंटेंसिटी ये फर्दर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप रीड आउट कर सकते हो साउंड के रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। कलर पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर इनटू द आई। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ ऑप्शंस यहाँ से आपको रीड आउट करके बताना है वीडियो पॉज करके। आइरिस, पपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, यहाँ पर कुछ पार्ट्स लिखे हैं मैंने, इसमें से आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फाइंड आउट द आंसर। वीडियो पॉज करें और फाइंड, थोड़ा सा मेहनत करें भाई, मैं बोल लगे हो, आप भी थोड़ा सा हिम्मत करें और इसमें से आंसर निकाल के बताएं इन ऑप्शन में से कि ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कमेंट करें अभी के अभी। ओके, होपफुली आपने कमेंट कर दिया राइट आंसर, मैं अभी देखता हूँ। और अगर हम बात करें रिसेंटली जो एग्जाम में पूछा गया था, ह्यूमन आई से क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमन आई की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, 4 तरह की मेजर प्रॉब्लम्स होती है आइज़ की, और इसकी करेक्शंस कैसे होती है, कौन से लेंस यूज़ होता है, वो क्वेश्चन लेंस पे पूछा गया था। हालांकि आपको डेफिनेशन पे भी पूछा जा सकता है। मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस। टिडनेस का मतलब होगा जो नज़दीक का अच्छे से देख सकता हो लेकिन फॉर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी, दूर का ना देख सके। मायोपिया होता है जो दूर की नज़र कमज़ोर हो जिसकी। इसकी करेक्शन के लिए कनकेव लेंस याद रखना है, कनकेव लेंस जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर है यानी मायोपिया है, कनकेव लेंस का यूज़ करेगा। हाइपरमेट्रोपिया है
लॉन्ग साइटेडनेस है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, तो कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा। प्रेसबायोपिया है, यानी ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं जो कैन नॉट सी द डिफरेंट, नज़दीक और दोनों का कलर पास और दूर के दोनों के नहीं सही देख सकते क्लियरली, तो इसको बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है प्रेसबायोपिया के केस में। और एस्टिग्मेटिज्म के केस की अगर हम बात करें तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ किया जाता है, जिसमें कर्वेचर आई का ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा भी गया और पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस। और अगर इसके साथ साथ ये भी मैंने ऐड किया हुआ है, स्फेरिकल मिरर्स जो है कनकेव और कन्वेक्स तरह के होते हैं। इमेज फॉर्म जो होती है कन्वेक्स मिरर पे वो ऑलवेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डायमेंस्ड होती है, और इमेज फॉर्म और कनकेव मिरर जो होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ये आपने याद रखना है। कनकेव मिरर की बात करें, यूज़ ऑफ कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कन्वेक्स मिरर का कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ज़रूर रीड आउट करें। जैसे कि कनकेव में शेविंग मिरर्स आ गए, रिफ्लेक्टर्स जो फॉर द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, और इसके साथ सर्च लाइट एंड अदर्स जो है यहाँ पर जो ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है एग्जामिन आई को करने के लिए, उसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है। आई एयर नोज जो डॉक्टर चेक करते हैं, इन सोलर कुकर्स में भी कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स जो होते हैं, रिफ्लेक्टिव मिरर जो होते हैं, रेयर व्यू मिरर जो होते हैं व्हीकल्स के, वो होते हैं कन्वेक्स मिरर, और ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो गया, मिरेज हो गया, लूमिंग हो गया, शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स हो गया इन द वाटर स्फेरिकल मिरर, ये एग्जांपल्स हैं टोटल रिफ्लेक्शन इंडेक्स की, तो ये आपने याद रखना है। ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस की, ऐसा यूनिट है डायप्टर। लेंस की जो पावर मेजर होती है डायप्टर में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहा जाता है। दो क्वेश्चन मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई थी पिछले एग्जाम से पहले, तो दो क्वेश्चन इससे पूछे गए, आपने ध्यान से इसको पढ़ा नहीं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड, पीओपी प्लस्तर पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हेमीहाइड्रेट लिखा है, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। मार्श गैस मीथेन को कहते हैं, CH4 फार्मूला अगर चाहो तो याद रखो, अदरवाइज रहने दो। म्यूट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कहते हैं। एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ड्राई, ये पूछा गया था, ड्राई आइस के रिलेटेड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, एक बेकिंग सोडा पे क्वेश्चन दो पूछे गए थे इस स्लाइड से, ये भी आप रीड आउट कर सकते हो। मैंने 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको यहाँ पर लिखे हैं कंपाउंड्स के नाम, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। SI यूनिट अगर आपको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की पूछी जाए तो आप इसका करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस में इसका मैंने ऊपर बता चुका हूँ मैं, ओम इसका राइट आंसर रहेगा, लेकिन इसके जो एक्सप्लेनेशन है मैं ऊपर बता चुका हूँ SI यूनिट्स। यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें ऐड की है मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही बात आती है डिस्कवरीज पे, जैसे मैंने 10 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन्वेंशंस दी थी। इसी तरह है जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, वो भी मैंने यहाँ पर कुछ 10-12 जो है 10 ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एमीटर मेजरिंग करंट, एमीटर मेजरिंग करंट, एनीमोमीटर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ विंड, या एनीमो विंड, एमीटर करंट, दोनों का डिफरेंस याद रखना। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर करता है। फार्थो की बात हो तो डेप्थ की बात समझना, डेप्थ ओशन ऑफ डेप्थ मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो छोटा लो मैग्नीट्यूड के करंट को मेजर करता है। हाई मैग्नीट्यूड बाकी हो हाई मैग्नीट्यूड एमीटर। हाइग्रोमीटर एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, एक ये हाइग्रोमीटर, एक ये सफोनोमोनोमीटर, ये दो एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले हैं। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करता है। पायरोमीटर जो हाई लेवल की लाइट होती है, जो सन लेवल की, उसको मेजर करता है। सिस्मोग्राफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ के, सिस्मोमोनोमीटर जो है वो मेजर करता है ब्लड प्रेशर। स्फेगोमोनोमीटर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। स्फेगोमोनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। स्टेथोस्कोप जो हार्ट और लंग्स की जो हार्ट बीटिंग वगैरह है, साउंड, उसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है।
ये 2 क्वेश्चन जो है मैं आपको पूछने वाला हूँ, जो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया है उनमें से। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट होता है, जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट, वेरी गुड, टंगस्टन, उसका मतलब आपने सुन लिया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन का बताओ, ये भी अभी ऊपर बता चुका हूँ। नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड, नॉन मेटल, मेटल नहीं, नॉन मेटल, नॉन मेटल जो लिक्विड होता है, ब्रोमीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और मेटल जो है वो मरकरी होता है लिक्विड। एक और क्वेश्चन, ये पेंसिल में कौन सा यूज़ होता है एलिमेंट, जल्दी से बताएं। पेंसिल में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ग्रेफाइट आपने कहा आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं, इनकी यूजेस, जैसे लेड होता है बैटरीज रेडिएशन वगैरह में यूज़ है। जिंक जो है गैल्वेनाइजिंग स्टील बैटरीज और एलाइज में यूज़ होता है। टिन जो है वो सोल्डर, कैंस और कोटिंग में यूज़ किया जाता है। मरकरी यूज़ होता है थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स और सम अदर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में यूज़ होता है। और निकल जो है स्टेनलेस स्टील बैटरीज और एलाइज में यूज़ होता है। गैस दैट इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आते हैं। द एवरेज सैलिनिटी जो है वो 3.5 होता है। मैं मोटा मोटा यहाँ पर चलूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपको याद रखने चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। साइट्रिक एसिड जो है वो सिट्रिक फ्रूट जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस में होता है। कार्बोनिक एसिड्स कार्बोनेट बेवरेजेस में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूसेस में पाया जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के लिए आपको याद रखना। ऐसे यूनिट्स में जो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ पहले। ये जो पीडीएफ आप देख रहे थे, ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करके रखें। उसके साथ साथ अगर आपको अदर नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, जो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, एसआई फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, ये जनरल जो भी आप किसी बेसिक अगर आप पढ़ना चाह रहे हो किसी भी एग्जाम्स के लिए, वो सभी आपको मिल जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कंटैक्ट कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इररिलेवेंट मैसेज ना करें, क्योंकि रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता इतने एस्पिरेंट का। जस्ट आप ये लिख सकते हो जिस एग्ज़ाम का आपको नोट्स चाहिए आप वही लिखिए, जैसे एसआई फाइनेंस नोट्स, पटवारी नोट्स, फॉरेस्टर नोट्स, इतना आप लिखिए तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर, चार्जेस बहुत मिनिमम रखे हैं हम, जस्ट 99 रुपीज़ में आपको ऑल द मटेरियल जो है प्रेजेंट प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।